बच्चों तीसरा चैप्टर शुरू कर रही हूँ मैं। पांचवा मैंने आपको बता दिया, पूरा उसको समझ लीजिएगा। अब तीसरा इसमें न्यूमेरिकल भी है, जरा हमने तेज़ी से ये काम करना है। बच्चों इस चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पहले तो टर्मिनोलॉजी है, इनको आप देखिए। चालक, वैद्युत चालक वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा का प्रवहन होने देते हैं वैद्युत सुचालक कहलाते हैं, तथा वे पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वैद्युत कुचालक कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, धात्विक चालक और वैद्युत चालक। वैद्युत अपघटन देखिए ऐसा है ना, सुचालक क्या होते थे? जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं, और कुचालक जो नहीं होने देते। ये दो प्रकार से हो सकता है ये चीज़ें। धात्विक चालक, धात्विक चालक इन्हें इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। अब नाम इलेक्ट्रॉनिक चालक में इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा वो किसके द्वारा होगा? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। इसमें इलेक्ट्रॉनों के द्वारा वैद्युत धारा का प्रवहन होता है। धात्विक चालक में धातुएं, उपधातुएं, मिश्र धातुएं आती हैं। ताप में वृद्धि के साथ धातुओं की विद्युत चालकता बढ़ जाती है। जैसे ही बच्चों किसी भी चीज़ का ताप बढ़ाते हैं तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। दूसरा है वैद्युत अपघट्य या विद्युत अपघटनी चालक। ये आयनों के गमन द्वारा होता है। देखो, धात्विक चालक इलेक्ट्रॉन के गमन द्वारा होता है, वैद्युत अपघटनी चालक आयनों के गमन द्वारा होता है। ठोस अवस्था में आयन की गमनता नहीं होती, लेकिन जो संगलित जली विलयन, संगलित मतलब गीला गीला, जली विलयन मतलब उसमें पानी डाल दिया, में विद्युत धारा का प्रवहन करते हैं। वैद्युत अपघट्य सामान्यतः अम्ल, लवण, क्षार होते हैं। ये आसानी से आयन प्रदान करते हैं। वे पदार्थ जो वैद्युत में आयनित नहीं होते हैं वैद्युत अनपघट्य कहलाते हैं। जो आयनों में टूट जाते हैं वैद्युत अपघट्य, जो नहीं होते आयनित वैद्युत अनपघट्य। यूरिया, आयोडीन, ये आपके वैद्युत अनपघट्य। प्रबल तथा दुर्बल वैद्युत अपघट्य। प्रबल वैद्युत अपघट्य जो पूरी तरह से अपने आयनों में टूट जाते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य जो पूरी तरह अपने आयनों में नहीं टूटते। प्रबल वैद्युत अपघट्य के उदाहरण जैसे अम्ल है HCl, H2SO4, H2O3। HCl में ना H+ Cl- पूरी तरह आयनों में टूट गया। क्षार K+ OH नेगेटिव, और लवण Na+ Cl-, ऐसे पूरी तरह अपने आयनों में टूट गया। इसी प्रकार से दुर्बलता वैद्युत अपघट्य, दुर्बल जो पूरी तरह से अपने आयनों में नहीं टूटते। वैद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। बेटा इसमें वैद्युत अपघट्य की प्रकृति, वैद्युत अपघट्य कैसा है, विलायक की प्रकृति जिसमें वो घोला गया उसकी प्रकृति कैसा है, तनुकरण, इस पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉनिक चालक और वैद्युत अपघटनी चालक में अंतर। इलेक्ट्रॉनिक चालक इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है चालन, और उसमें वैद्युत अपघटनी में आयन द्वारा होता है। चालक पदार्थ के रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। वैद्युत अपघट्य का इसमें क्या हो जाता है? फ्यूजन हो जाता है और रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। इलेक्ट्रॉनिक चालक तापवृत्ति पर घटते हैं और ये तापवृत्ति पर बढ़ते हैं। धात्विक चालकों की चालकता अधिक होती है, वैद्युत अपघट्य की चालकता कम होती है। बच्चों अब है वैद्युत रासायनिक सेल, या इसी को गैल्वेनिक सेल कहते हैं। इसमें रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। समझ में बात? वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक मतलब जिससे रासायनिक ऊर्जा का मतलब आपकी वो कार्य करेगा, कुछ ना कुछ कार्य करेगा ना। जैसे इन्वर्टर और कार में बैटरियाँ लगी होती हैं, और टॉर्च में सेल जो होते हैं, बटन सेल और टॉर्च के सेल, सब ये रासायनिक, जैसे आप वो सेल यूज़ करते हैं, हाँ उससे टॉर्च को जलाते हैं, वो आपका रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलना कहलाता है। अब आप ध्यान से देखिए, वैद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है? दो बीकर हैं बच्चों, दो बीकर हैं। एक बीकर में Zn-SO4 का सोल्यूशन है, दूसरे में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। बेटा जिसमें Zn-SO4 का सोल्यूशन है उसमें जिंक की छड़ है, जिंक की छड़। जिसमें CuSO4 है उसमें कॉपर की छड़ है। जब किसी धातु को उसी के विलयन में डुबोया जाता है तो उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोड को ये की है और ये वोल्ट मीटर है, इनसे जोड़ तांबे के तार से दोनों को जोड़ दिया तो क्या होगा? सबसे पहले आप देखिए, Zn क्या करता है? अपने में से इलेक्ट्रॉन निकालता है। बेटा Zn अपने में से इलेक्ट्रॉन निकालता है, Zn++ तो यहाँ आ गया, और इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे गति करते हुए यहाँ पहुंच गए।
फिर सुनिए, Zn अपने में से इलेक्ट्रॉन निकालता है, Zn प्लस प्लस सॉल्यूशन में रहेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे गति करते हुए यहाँ जाते हैं। इस विलयन में CuSO4 है, तो CuSO4 का मतलब Cu प्लस प्लस है और SO4 माइनस 2, तो Cu प्लस प्लस वो जो दो इलेक्ट्रॉन लेकर उनको ले लेता है और Cu, तो यह अभिक्रिया को ऑक्सीकरण समीकरण कहलाती है और ये कहलाता है अपचयन। इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण, लेना अपचयन। इतना हो गया बेटा। इसमें तो Zn हमेशा टूट रहा है ना, Zn प्लस 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 ये टूटेगा, और इसमें Cu प्लस जो है Cu में बदल रहा है, तो Cu यहाँ पर चारों में इकट्ठा हो जाएगा। ये प्रोसेस तो आपको आ गई, लेकिन आप सोचिए कि आखिर कब तक चलेगा। अगर इसमें Zn की कंसंट्रेशन ऐसे आते रहा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिन भी यहाँ तक बह जाएगा, भर जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोक देगा। सेल वहाँ पर कार्य करना छोड़ देगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जाना बंद हो जाएगा। अब भाई हम चाहते हैं कि ये लंबे समय तक कार्य करे, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक उल्टी यू आकार का एक ट्यूब ले लेंगे जिसमें लवण सेतु भरा जाता है। लवण सेतु क्या है, एक लाइकिंग होता है बेटा, एगर उसमें KCl के विलयन को ढक दिया। अगर हम पानी के साथ आएंगे नीचे गिर जाएगा, अगर हम सॉलिड रखेंगे तो निकल नहीं पाएगा। हम KCl और एगर का पेस्ट बनाएंगे और यहाँ पर लगा देंगे रुई। यहाँ पर आपने क्या लगा दी, रुई। तो देखिए अब वही प्रोसेस होगी, जैसे Zn ने अपने में से इलेक्ट्रॉन निकाला, Zn प्लस प्लस बना, उसको जैसे एक Zn प्लस प्लस आया उसको उदासीन करने के लिए से क्या आएगा, Cl, और ये इलेक्ट्रॉन वहाँ गए, Cu प्लस प्लस से Cu बना, और Cu तो बन गया, लेकिन बचा क्या सोल्यूशन में, SO4 नेगेटिव बचा, उसको उदासीन करने के लिए क्या आएगा यहाँ से, K+। इस प्रकार से ये आपका चलते रहेगा। लेकिन ये कब खत्म होगा, जब इसमें लवण सेतु में KCl कम बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तब ये सेल कार्य करना छोड़ देगा। बच्चों यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इधर को कभी गमन कर रहे थे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब इतना बड़ा तो आपका कभी ऐसे इलेक्ट्रॉन चल आएगा, इसको एक समीकरण के रूप में कैसे लिखते हैं, देखिए जो इस साइड हो रहा है उसको लिखते पहले Zn सॉलिड स्लैश Zn प्लस प्लस, और जो उधर होगा Cu प्लस प्लस स्लैश Cu। इस बड़े से हमने जो एपरेटस था उसको हम लिखते छोटे इक्वेशन में। अभी लिखने का तरीका क्या है, ये सॉरी यहाँ पर ये इधर वाला क्या कहेंगे, इसको लेफ्ट वाला, और इसको कहेंगे राइट। यहाँ पर ये वाला नेगेटिव वाला क्या था बच्चों, एनोड, और ये क्या था, कैथोड। ये वाली प्रक्रिया क्या थी, ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन, और ये रिडक्शन। ये आपने देखा इधर वाला क्या था आपका नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अगर इस पूरे को एक सेल के क्वेश्चन के रूप में लिखना आएगा, इस तरीके से लिखेंगे, पहले ऑक्सीकरण वाला लिखेंगे, फिर लवण सेतु, फिर अपचयन वाला। इसमें पहले सॉलिड, फिर एक्वस सॉल्यूशन, फिर सॉलिड, फिर एक्वस सॉल्यूशन, इस तरीके से। अब कोई भी क्वेश्चन आती है, देखो इधर वाला होगा, ये लेफ्ट साइड होगा, ये राइट, और इधर ही को ये वाला एनोड होगा, ये कैथोड, ये ऑक्सीडेशन, ये रेड। बहुत आसान है, आपको अपोजिट पता है, एनोड का कैथोड, ऑक्सीडेशन का रिडक्शन पता है। लेकिन बेटा ये जितने भी वर्ड आ रहे हैं ये अल्फाबेटिकली पहले आ रहे हैं, L R से पहले आ रहा, A C से पहले आ रहा, O R से पहले आ रहा। ये ऐसे ही न्यूमेरिकल में आपको ये इक्वेशन दी जाएगी जिससे आपको ऑक्सीडेशन कौन है और रिडक्शन कहाँ है, एनोड कहाँ है, वो पता लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हमने बताया था ये एनोड और ये कैथोड, ये इसका सॉलिड, ये एक्वस सॉल्यूशन, लवण सेतु, ये अपचयन वाले का एक्वस सॉल्यूशन, और ये आपका सॉलिड। तो उसी के साथ ही साथ लवण सेतु के कार्य है, पहला कार्य है ये देखिए, ये आपका परिपथ गया तो इसको ये ऐसे पूर्ण करता, सबसे पहले आंतरिक सेल को पूर्ण करता, सेल के परिपथ को ये पूर्ण करता है। दूसरा लवण सेतु एक अर्ध सेल से दूसरे अर्ध सेल में इलेक्ट्रॉनों के गमन को रोकता है। तीसरा यहाँ पर जो है विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है, जैसे जिंक को उदासीन करने के लिए Cl आता है और SO4 को उदासीन करने के लिए K+। ये लवण सेतु के कार्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद करिए।